हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला वीडियो होने वाला है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो है हमारा ये बीटेक से 7 सेमेस्टर मतलब ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। और सबसे पहला यूनिट जो है पावर स्कीम हम पढ़ने वाले हैं, जो कि देखिए ये जो फाइनल ईयर का जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर हमारा मतलब उतना कमांड नहीं होता है, और ये मतलब जो होते हैं कोर भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो इस पर हम उतना फोकस नहीं करते हैं। बट आई विल ट्राई कि एज ऑफ योर कमेंट एंड एज योर डिमांड मुझे ये मतलब वीडियो शूट करना पड़ा, क्योंकि देखिए जस्ट अभी अक्टूबर है एंड अक्टूबर में ये जो यूनिट है अभी मतलब हमने भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। इवन क्लासेस भी बहुत कम ही करते हैं फाइनल ईयर में, तो इसके जो बस थ्योरेटिकल है आई कैन से, और इसमें हमें केवल थ्योरी पढ़ना है। तो देख सकते हैं ये बस थ्योरी आपको मिलने वाला है। तो ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन मतलब ये है, ये केवल एक यूनिट आता है पावर जब सिस्टम आप पढ़ोगे तो उसमें एक यूनिट आता है गेट में। तो अगर आप इसको नहीं भी उतना ध्यान से पढ़ते हो तो इट्स ओके, बस आप सेमेस्टर के लिए जो ये वन शॉट है, इट्स आई एम श्योर कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, देख सकते हैं पीपीटी बहुत अच्छे से है, इट्स विल हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए सबसे पहले पावर स्कीम जो कि पहला यूनिट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर प्रोटेक्टिव स्कीम पढ़ते हैं। जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? तो प्रोटेक्टिव सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइस। जो हमारा प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन इसमें हम पढ़ने वाले हैं, फॉल्ट जो भी अभी तक हमने पढ़ के आए हैं, तो इसमें हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि जो प्रोटेक्टिव स्कीम होता है वो क्या होता है। प्रोटेक्टिव स्कीम जो होता है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है इक्विपमेंट का जो कि अरेंज इन डिज़ाइन टू डिटेक्ट एबनॉर्मल और डेंजरस कंडीशन। जो कि एबनॉर्मल अगर कंडीशन होता है या डेंजरस कंडीशन होता है तो प्रोटेक्टिव स्कीम एक ऐसा मतलब सिस्टम है कि जो हमारे मतलब जो कम्बिनेशन होता है मतलब इक्विपमेंट्स का कम्बिनेशन होता है और अरेंजमेंट होता है कि जो डिटेक्ट करता है डेंजरस कंडीशन लाइक फॉल्ट, ओवरलोड, प्रेशर सर्ज एंड आइसोलेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द। जैसे देखिए प्रोटेक्टिव स्कीम में जैसे अभी आपने पहले रिले पढ़ा होगा, तो रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फिर से आइसोलेटर हो गया, ये सब क्या है, यही सब चीज़ें हमें पढ़ना है कि ये सब चीज़ें प्रोटेक्टिव स्कीम में आती हैं और कैसे हमारे मतलब सिस्टम को प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए प्रोटेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो आप लैब में जब भी जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर से या थर्ड सेमेस्टर मतलब जब भी जाते होगे, तो फर्स्ट थिंग इज लास्ट में हम लिखते हैं प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में हम वही लिखते हैं कि प्रोटेक्शन स्कीम मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारा प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए। तो मेन थिंग सबसे पहले हमने समझा कि प्रोटेक्टिव स्कीम क्या होता है। इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइस, ये कम्बिनेशन ऑफ डिवाइस है जैसे इक्विपमेंट का अरेंजमेंट है जो कि एबनॉर्मल और डेंजरस कंडीशन को डिटेक्ट करता है, और हमारा जो भी फॉल्ट होता है, ओवरलोड होता है, उसको क्या करता है, हमारे सिस्टम से उसको आइसोलेट करता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल, अभी आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा, गेट के लिए भी आपने पढ़ी रहोगे, तो उसमें एक फॉल्ट हमारा चैप्टर आता है जिसमें सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, 3 फेज फॉल्ट होता है। तो फॉल्ट होता है, मान के चलो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये हमारा पोल है और यहाँ से हमारा वायर जो है कनेक्ट हो गया और ये जा रहा है, मान चलो इसके बीच में डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर, हमारे यहाँ फॉल्ट हुआ, ठीक है। अगर हम फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं किए, अगर फॉल्ट को हम फिर से मतलब इसको डायग्नोसिस नहीं किए, इसको सही नहीं किए, तो ये फॉल्ट बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो, यहाँ पे हमारा फॉल्ट चला गया और ये हमारा पूरा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गया। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो इस लॉसेज को सेफली मतलब हम सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रोटेक्टिव स्कीम यूज करते हैं। जैसे हमने बताया रिले का यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, फिर से रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये सब चीज़ों का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, हमारा सिस्टम में जो भी फॉल्ट आते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको सेफली हम क्या करते हैं मतलब जो फॉल्ट होना है उससे हम उसको सेफ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव स्कीम हुआ। नाउ हम चलते हैं मेन जो होता है ना, मेन एलिमेंट ऑफ आवर प्रोटेक्टिव जो सिस्टम होता है उसका मेन एलिमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा हम पढ़ते हैं एक्सिलरी और सपोर्टिंग एलिमेंट। देखिए एक्सिलरी और सपोर्टिंग, एक्सिलरी से नाम है सहायक, और सपोर्टिंग एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन टू प्रोवाइड, जो ये एक्सिलरी और सपोर्टिंग एलिमेंट है इसका फंक्शन टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सपोर्ट टू द मेन प्रोटेक्टिव सिस्टम। देखिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मान के चलो हमने रिले लगाया, तो रिले कहाँ फॉल्ट हो रहा है, ये हमारा जब आप सब स्टेशन, जब आप 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, 6th सेमेस्टर में, तो जब आप ट्रेनिंग किए होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वहाँ पर आप देखे होंगे, आप कहीं भी गए होंगे, जैसे अभी
आप सब स्टेशन पे जाओगे तो बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं, वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है, रिले लगा होता है, वो बताता है कि कौन सा रिले ऑपरेट हुआ है, ओवर करंट रिले ऑपरेट हुआ है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट रिले मतलब कौन सा ऑपरेट हुआ है। तो हमें पता चल जाता है कि डिस्टेंस मतलब रिले अगर हमारा क्या बोलते हैं एक्टिव हुआ है तो हमारा फॉल्ट जो है कहाँ हुआ है, कितने दूर पे हुआ है, सब कुछ मतलब ये पता चल जाता है। तो सबसे पहला इसमें इक्विपमेंट होता है हमारा प्रोटेक्टिव स्कीम में एक्सिलरी और सपोर्टिंग एलिमेंट। ये जो होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे सेंसिंग एंड मेजरिंग एलिमेंट। जो सेंसिंग और मेजरिंग एलिमेंट होता है वो सेंस करता है, यहाँ पर लिखा है ना, सेंस करता है हमारा एबनॉर्मल कंडीशन जैसे ओवर करंट, ओवरलोड या स्ट्रक्चरल स्टेट को। ये क्या करता है, ये जो होता है ना हमारा दूसरा जो मेन इक्विपमेंट होता है सेंसिंग होता है, सेंस करता है। सेंस करने के बाद तीसरा जो होता है कंट्रोलिंग होता है एन ऑपरेशन। देखिए सेंस किया, सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पे एक बस है, ठीक है, और एक यहाँ बस है, इसके मिडिल में हमारा मतलब मान के चलो फॉल्ट हुआ, यहाँ पे ध्यान समझना, फॉल्ट हुआ तो ये सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा ना किसके पास, मान के चलो बस ए के पास होती है, यहाँ कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन होने के बाद ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये फॉल्ट को ऑपरेट करेगा। तो यही एक प्रोसेस होता है। जैसा तीसरा हमारा प्रोसेस जो आता है कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन, तो ये लिखा है फंक्शन टू सेंड द सिग्नल टू ऑपरेट सर्किट ब्रेकर। मतलब आपने अभी रिले इससे पहले भी पढ़ा होगा, रिले क्या होता है, एक्चुएटिंग डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पे हमने मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है उससे ऑपरेट होता है। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इसमें मतलब क्या होता है, करंट नहीं मतलब इसमें मतलब इंड्यूस होगा, लेकिन जैसे अब नॉर्मल कंडीशन होगा इसमें करंट इंड्यूस होगा। और ये सर्किट ब्रेकर होता है, इसको क्या करेगा, इसको सेंड करेगा सिग्नल यहाँ पे और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। दिस इज़ हाउ आवर प्रोटेक्टिव स्कीम इज़ गोइंग ऑन। देखिए मैं इसको सच में बता रहा हूँ, पहली बार मतलब एक बार बस पीपीटी रीड किया हूँ और आपको मैं समझा रहा हूँ, तो समझ सकते हो कि फाइनल ईयर में आने के बाद इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग और इस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना, इट्स नॉट अ रियली कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, ये मैं फिर से बताता हूँ, ये कहाँ से मेरे को आया, ये प्रैक्टिस से आया। आप एक बार वायरलेस से उठा के देखो। आज मुझे टॉपिक समझाते हुए, मैं जब डिप्लोमा सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर और अभी थर्ड ईयर, ये 5 साल का प्रैक्टिस है दोस्त। 5 साल की प्रैक्टिस से इस लेवल का मैं जो भी है, मतलब उतना हाई लेवल भी नहीं है, उतना लो लेवल भी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ मैं मॉडरेट लेवल में आ चुका हूँ कि मुझे कोई भी टॉपिक दो मैं उसे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये स्किल होता है, तो ज़िंदगी में स्किल पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी 7 सेमेस्टर में हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 7 सेमेस्टर में जस्ट अभी हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी अभी लास्ट डेज, एंड वहाँ से भी समझ में आया था, ठीक है कंपनी आरएसएस में उस लेवल की नहीं आती, लेकिन हाँ किसी लेवल की आती है। 54 स्टूडेंट में केवल 20 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाए, 21 22। तो ये भी एक मैटर करता है ना कि जब तक आपके पास बोलने का स्किल, देयर आर सो मेनी स्किल इज़ डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर्स। सो नाउ इट्स नॉट कि आप अगर पढ़ने में तेज़ हैं तो आप एवरीथिंग यू कैन ग्रैप इट। सो नाउ एज ऑफ प्रेजेंट एरा यू हैव टू डेवलप योर स्किल। सो मेरा स्किल जो है मैंने अपने मतलब रेज्यूमे में यूट्यूब भी लिखा है, क्योंकि एक स्किल है, सबके पास नहीं होता है, तो कुछ आप अलग कर रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ऐड ऑन योर रेज्यूमे, ओके राइट। सो देखिए मैंने आगे बात करते हैं, मेन इक्विपमेंट हम प्रोटेक्टिव डिवाइस की बात कर रहे हैं, उसके बाद कंपेरिजन एंड रिलेइंग, ठीक है। उसके बाद हमने बताया ना कि हम जैसे मान के चलो हमारा ओवर करंट रिले है, ओवर करंट रिले को ऑपरेट करना है तो हम एक उसको मिनिमम करंट रेटिंग पे सेट करते हैं कि अगर 5 वोल्ट्स मतलब 5 अगर करंट है ओवर करंट, तो 5 एम्पियर से अगर अधिक होगा तभी हमारा जो रिले है ऑपरेट होगा, अदरवाइज रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा, उससे कम रहेगा। जैसे सर्किट ब्रेकर आप लगाते हो, एमसीबी लगाते हो, जैसे घर में एमसीबी लगाते हैं ना, तो एमसीबी के रेटिंग होते हैं। देखो ये सब चीज़ें हमने डिप्लोमा में ज़्यादा पढ़ा था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना वो डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं आपके मतलब कॉलेज में जो लेटरल होंगे उसके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल जो होते हैं डिप्लोमा वाले बहुत ईजिली उसको कवर अप कर लेते हैं तो हम आगे बात कर रहे थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम एमसीबी की बात करें, तो एमसीबी जो आपके घर में होती है बहुत रेटिंग होती है। कोई जो एमसीबी होता है हम सिंगली जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के लिए मतलब लाइट सर्किट होता है, और मतलब आपके घर में जब वायरिंग होता है तो 2 टाइप का वायरिंग होता है, एक लाइट वायरिंग होता है, एक पावर वायरिंग होता है। तो पावर वायरिंग 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर होता है। एक आप देखोगे कि बहुत बड़ा स्विच लगाता है, वो केवल और केवल उसे पावर सर्किट, मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर उसमें यूज किए, प्रेस यूज किए या एसी यूज किए, एयर कंडीशनर, तो वो पावर सर्किट में आता है। तो वही जो है कंपेरिजन करता है, जैसे हमारा रिले हो गया, एक रिले ओवर करंट हो गया, तो वो अगर लाइट सर्किट के लिए लगा रहे तो 5 एम्पियर उसका मैक्सिमम रेटिंग होगी, 5 एम्पियर से अधिक होगा तो वो ऑपरेट हो जाएगा। अगर पावर सर्किट है तो 15 एम्पियर से अगर अधिक होगा तभी ऑपरेट होगा, अगर 5 एम्पियर है तो वो ऑपरेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो पावर सर्किट है, अगर मान के चलो उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है और उसमें आप अपना चार्जर प्लग कर रहे हो, तो चार्जर आपको ख़त्म हो सकता है, जल सकता है। लेकिन वही आप लाइट सर्किट में यूज़ करते हो तो उसमें रिले आपका यूज़ किया गया है, अगर फॉल्ट होता है 5 एम्पियर से जहाँ करंट अधिक होगा वो तुरंत ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये मेन इक्विपमेंट हो गया कंपैरिजन। उसके बाद लास्ट में सर्किट इंटरप्शन एंड आइसोलेटर, मैंने बताया ना सर्किट को इंटरप्ट। तो ये लाइन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने बहुत ही जोर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि आपको समझ में आए कि प्रोटेक्टिव स्कीम क्या है, प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है। अगर ये आप समझ गए तो ये आप, मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको समझाऊं कि ये एक मतलब इक्विपमेंट का अरेंजमेंट होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि एबनॉर्मल और डेंजरस कंडीशन को मतलब डिटेक्ट करे और फॉल्ट को, ओवरलोड या जितने भी टाइप के फॉल्ट होते हैं उसे क्या करें, हमारे सिस्टम को सेफली क्या करें, सेफली मतलब उसे बचाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि मेन इक्विपमेंट में हमने बताया। देखिए मतलब इसका पीपीटी जो है 43 पेज का है, मतलब समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मेन थिंग होता है कि आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया ना, मतलब स्टार्टिंग समझ लेंगे तो आगे आप अपने से खुद कर लोगे। इसमें मेन इक्विपमेंट क्या होता है, एक्सिलरी आर सपोर्टिंग एलिमेंट जो कि कम्युनिकेशन को होता है, सेंसिंग आर मेजरिंग इक्विपमेंट, उसके बाद में कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होता है ऑपरेटिंग, उसके बाद जो होता है कंपेरिजन हम करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद लास्ट जो हमारा मतलब कंपोनेंट होता है या प्रोटेक्टिव स्कीम का एलिमेंट होता है, उस सर्किट को इंटरप्ट करना और आइसोलेट करना। दिस इज हाउ अवर मतलब प्रोटेक्टिव स्कीम इज गोइंग ऑन। नाउ नीड ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम, देखिए नीड क्या होता है। पहला जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। भाई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लाइक मशीन है, ट्रांसफार्मर, केबल है, उसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक फॉल्ट आ गया तो मैंने बताया ना, फॉल्ट आ गया तो बहुत बड़ा जो हमारा लॉसेज होने वाला था उसको अगर प्रोटेक्टिव स्कीम हम रिले का यूज कर रहे हैं, हम सर्किट ब्रेकर का यूज कर रहे हैं, तो हम सेफली उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। तो दूसरा जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन। ऑब्वियसली मान के चलो कोई सब स्टेशन में हमारा काम कर रहा है, कोई टेक्नीशियन है, अगर फॉल्ट आया, अगर हम रिले या प्रोटेक्टिव स्कीम नहीं यूज किए हैं, अगर मान के चलो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, कितने लोगों की जान जाएगी। तो वही जो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे आप घर में आप मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी आप देखे होगे कि अर्थिंग हम यूज करते हैं। अर्थिंग क्यों यूज करते हैं, अर्थिंग का मेन पर्पज होता है कि हमारा जो ह्यूमन का जो मतलब शॉक लगता है वो शॉक ना लगे, उसको ह्यूमन से प्रोटेक्ट करे। उसके लिए हम मतलब थर्ड वायर जो होता है, जैसे प्रेस होता है आपके, आयरन प्रेस होता है, उसमें तीन आपका, जैसे ये प्लग हो गया, प्लग में 3 होता है। ये ऊपर वाला जो होता है अर्थिंग होता है। बहुत के लोगों के घर में अर्थिंग का मतलब कनेक्शन नहीं होता है, उसको छोड़ दिया चल, लेकिन इसका जब देखते हो कि पिन जो होता है सबसे बड़ा होता है थर्ड वाले का और मोटा होता है, क्योंकि सबसे पहले ये आपके प्लग में अंदर जाता है। जब ये अंदर जाएगा तो हमारा अगर मान के चलिए कोई इक्विपमेंट है, जैसे हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसमें अर्थिंग लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो लीकेज करंट अगर इससे कनेक्ट है अर्थ से, तो ये अर्थ हो जाएगा और हम सेफली बच जाएंगे। तो यही होता है ह्यूमन को प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन लाइफ। उसके बाद सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कीप द मतलब हेल्दी पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम। जैसे मान के चलिए हमको सिस्टम को स्टेबल करना है, हमने बताया ना, जैसे हमारा ये लाइन मतलब ये फ्लो हो रहा है करंट यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, मान चलिए यहाँ फॉल्ट आया, ये डबल लाइन सर्किट है, तो यहाँ से मतलब ये वाले फेज़ में आर वाई बी 3 फेज़ है, ठीक है, आर वाई बी मान लेते हैं, ये बी है, इसमें अगर फॉल्ट आया तो इसको हटा के और जो हेल्दी पार्ट है वाई बी, उनको उसमें करंट फ्लो होता रहेगा। तो यही हमारा मतलब प्रोटेक्टिव स्कीम का काम होता है कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फायर हार्जर्स। जैसे मान के चलिए आप जानते होंगे कि जब भी आपका मतलब फॉल्ट होता है तो हमारा आर्क डेवलप होता है, तो आर्क क्विंच करना और आर्क को सेफली सेव करना, तो ये हमारा काम होता है प्रिवेंशन ऑफ फायर, मतलब आग लगने से बचाना, मिनिमाइज द डैमेज को सेव करना। फिर से इकोनॉमिक रीज़न, भाई आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो होगा पावर पोटेंशियल को मतलब इन्हेंस करेगा, और हमारा जो इकोनॉमिक रीज़न से जो मान के चलिए, अगर देखो आप अपने घर में एक वायरिंग करा रहे हो, एक कॉपर वायर से करा रहे हो, और एक लोग हैं जो एल्युमिनियम करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्लोमा। मतलब समझ में तो डिप्लोमा कह रहा हूँ तो सोच रहे हो यार बीटेक हम पढ़ रहे हैं और डिप्लोमा का ये चीज़ें बता रहा है, कौन देखेगा। लेकिन मेरे दोस्त, it's really important, you have to just your concept is built up so that you can grasp very good technical knowledge। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप घर में वायरिंग करा रहे हो, ठीक है, कॉपर से वायरिंग करा रहे हो। देखिए इनिशियल कॉस्ट मैं लिख रहा हूँ, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम आएगा। जैसे मान चलो आप अपने घर का वायरिंग कराए, तो इसमें अगर 5,000 आता है ना, तो इसमें हो सकता है 3,000 में हो जाए। तो सोचोगे अरे यार एल्युमिनियम सही, एल्युमिनियम से हम वायरिंग करा लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, जब आप इसमें मीटर कनेक्ट किए, लोड कनेक्ट किए, तो इससे अगर आपको 5,000 बिल आता है एक महीना में, तो इससे आपको ऑब्वियसली 7,000 बिल आने वाला है। और इसमें फॉल्ट ज़्यादा होने की संभावना है, इसमें कम होने की संभावना। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, इसमें लॉसेस कम होंगे। और हमारा जो करंट फ्लो होता है वो कॉपर में अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। बट यहाँ पे आप कहोगे कि अरे ऐसा कैसे है, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो तो एल्युमिनियम पे होता है। अरे यार
है ना, चलिए फ़ोन आ रहा है, उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे मैं पॉज़ करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ठीक है। एल्युमिनियम और कॉपर, तो आपको हो कि एल्युमिनियम पे हमारा पूरा तो ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसमिशन होता है। हाँ, ऑब्वियसली देखिए ट्रांसमिशन जो हम करते हैं वो कम से कम हज़ारों 2000 किलोमीटर में करते हैं। अगर उसमें कॉपर लगाने लगे तो कॉपर बहुत कॉस्टली होता है, तो कॉपर का यूज़ केवल और केवल हम स्मॉल लेवल पे करते हैं और लार्ज स्केल का हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। देखिए लॉसेज़ एज़ कम्पेयर टू, देखिए हम जब पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक आप पढ़े होंगे, जब भी इकोनॉमिसिटी पढ़ते हैं तो केल्विन लॉ देयर और सो मेनी लॉज इज कमिंग, तो वहाँ पे यही समझ में आता है ना कि अगर लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं और पैसा अगर ज़्यादा लग रहा है तो उस समय मतलब ठीक है, हम पैसा के अकॉर्डिंग हम कंपेरिजन करते हैं। मान चलो हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं और किसी ट्रांसमिशन लाइन 10 करोड़ लग रहा है, किसी ट्रांसमिशन लाइन को 1000 किलोमीटर, मतलब कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, यहाँ से मान के चलो जम्मू कश्मीर से, जैसे जम्मू कश्मीर से हम समझ लो उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, तो उत्तर प्रदेश से मतलब ऑब्वियसली देखिए हम सोनभद्र से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हम तो यहाँ से हम जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं सपोज़। तो अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं 10 करोड़ का हमारा खर्चा आ रहा है, और मान के चलो हम अगर क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं तो 4 करोड़ आ रहा है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन को मतलब इरेक्ट करने में, तो इसका 10 करोड़ तो इनिशियल कॉस्ट हो गया, लेकिन इसका 4 ही करोड़ आया, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा और सा मतलब सिस्टम में स्टेबल लाने के लिए सब स्टेशन जो होते हैं पास लगा के, और इसमें क्या करते हैं मतलब लॉसेस को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो ठीक है इसका 4 करोड़ 6 करोड़ में अंतर होता है, 6 करोड़ बचा, तो 6 करोड़ में थोड़ा सा और यूज़ करके 2-3 करोड़ का और यूज़ करके इसमें हम प्रोटेक्टिव स्कीम का यूज़ कर लेंगे, तो हाँ इसमें जो लॉसेस मान के चलो कम होने वाले थे, तो इसमें थोड़ा और हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। तो इन दिस हाउ द इकोनॉमिसिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देख सकते हो कि दिस इज़ द हॉबी, हाउ टू जस्ट डिलीवर द कंटेंट। वेरी सुन आई एम अबाउट टू जस्ट इट्स माई हॉबी टू टीच नाउ। इट्स यू कैन सी कि एक इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि रेज्यूमे में वो ऐड करो जो आपका हॉबी हो। जैसे अभी कल ही हमने देखा कि जिसको जो चीज़ नहीं आता वो भी ऐड कर दिया। मांग चलो इलेक्ट्रिकल से और पाइथन लिख रहा है, मतलब C++ ये वो, मतलब पूरा वो सी का डाल दे रहा है, मतलब CSC का डाल दे रहा है रेज्यूमे में, तो वो नहीं मैटर करता है। मैटर करता है कि आपका एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप किस चीज़ में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको नॉलेज है। बीच बीच में थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट इस वीडियो को ऑब्वियसली देखेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग व्हाट एवर आई जस्ट यूज टू से ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस ओनली। ठीक है, आगे हम एवोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले पढ़ते हैं। तो देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आया था जो कि 1900 से 1963 तक चला। इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देता था, अट्रैक्ट करता था जैसा रिले का, और ये हमारा मतलब फॉल्ट को डिटेक्ट करके और हमारा क्या करता था, सिस्टम को सेव करता था। तो हमारा पहला है जैसे कि इसका फीचर मैकेनिकल ऑपरेशन, रिलायबल होता था, इसका स्लो होता था और इसका रिक्वायरमेंट जो होता है रेगुलरली करना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस पर इतना हम ज़्यादा मतलब वो नहीं फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हम इसको नहीं, क्या कह सकते हैं, तहज़ीब कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये उर्दू वर्ड है, मतलब इसको लाइटली हम ले रहे हैं क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पर इतना ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, देखिए कभी कभी वर्ड्स नहीं आते हैं, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसको हम लाइटली ले रहे हैं क्योंकि ये बस समझना है। तो दूसरा टाइप का जनरेशन था वो सेकंड जनरेशन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले 1966 से 1972। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर डायोड एम्पलीफायर के यूज़ करने लगे सेकंड जनरेशन में। ये जो ऑपरेशन जो होता था इसका फास्ट होता था, एक्यूरेट होता था, कम्पैक्ट होता था, छोटा होता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया जो कि थर्ड जनरेशन मैकेनिकल रिले आने लगा। जैसे इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका फीचर क्या था, इसका फीचर था डिजिटली सैंपल करेंट वोल्टेज। डिजिटली हम मतलब करंट और वोल्टेज, जैसे पहले जो होता था एनालॉग होता था, जैसे करंट और वोल्टेज साइनसोइडल ऐसे हम शो करते थे, लेकिन बाद में डिजिटल आने लगा, अप एंड डाउन। तो ये सब चीज़ आप एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे और ये इसको ईजिली हम मॉडिफाई और अपग्रेड करते थे। अब लास्ट हमारा जो फोर्थ जनरेशन आ गया, फोर्थ ही है ना, हाँ फोर्थ जनरेशन अभी प्रेजेंट में जो कि अभी तक चल रहा है, जो कि हमारा प्रेजेंट तक चल रहा है, मतलब 90 तक। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आया होगा, हमारे बुक में यहीं तक दिया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसका भी यूज़ किया, जैसे हम इसमें माइक्रो कंट्रोलर DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का यूज़ करके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसका जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें हम जैसे यहाँ पे लिखा है हाई स्पीड होता है, फॉल्ट डिटेक्ट बहुत इजीली करता है, जिसमें हम स्काडा इंटीग्रेटेड, आप स्काडा का नाम सुने होंगे ऑब्वियसली, आप 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में आप गए होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग करें तो स्काडा का नाम सुने होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल
एंड डेटा एक्विजिशन, मतलब सुपरवाइजरी। आप यहाँ पे हैं लेकिन अमेरिका में भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ सम नाउ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, वी कैन मतलब कंट्रोल, वी कैन जस्ट चेंजेस इन आवर मतलब सिस्टम। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द एस्काडा। इसमें RTU आता है, MTU आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लोमा वाले पढ़े हैं, आप लोग शायद नहीं पढ़े हो, हम डिप्लोमा से हैं। रिमोट टर्मिनल यूनिट यहाँ पे होता है, इसका मतलब सबका ये फुल फॉर्म होता है, इसका यूज़ होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, थोड़ा सा तो ये मतलब आपसे हम ज़्यादा पढ़ें तो थोड़ा सा तो एडवांटेज होगा ही, है ना। आप पढ़ते हैं मेन टॉपिक, जो कि यहाँ सबका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है रिले, ठीक है। तो रिले क्या होता है? रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन। शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि हमारा ये इसका नाम ही है, हमारा ये सब्जेक्ट का नाम है क्या नाम था यार? देखो सब्जेक्ट का नाम तक याद नहीं है मुझे, मैं चल रहा हूँ वन शॉट बनाने। लेकिन हाँ देख, ऐसा नहीं है कि वन शॉट मैं बना रहा हूँ तो मैंने मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैं वो चीज़ें आपको ऑब्वियसली समझा पा रहा हूँ जो मुझे समझाना चाहिए। इस चैप्टर का मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, PSP, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। मैंने भी उतना नहीं पढ़ा, जैसे 5th सेमेस्टर में मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ, अभी भी अपलोड कर रहा हूँ। देखो अभी प्रेजेंट में मैं 5th सेमेस्टर में नहीं हूँ, लेकिन 5th सेमेस्टर का मैं चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने गेट के एग्ज़ाम भरा है, और जितना ज़्यादा मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँगा जैसे 5th सेमेस्टर को, उतना मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं जो कुछ लोग इसी चीज़ को करने से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नॉलेज को शेयर करेंगे तो अरे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा कैसे मैं किसी को शेयर करूँ। जैसे मेरे कॉलेज में ही बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो कि MED-EZ का कोर्स लिए हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्या कहते हैं चैनल का उन्होंने कोर्स लिया है। उनसे पूछो तो वो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो 1.5 लाख 1 लाख का कोर्स लिए हैं, इतना पढ़ रहे हैं, अगर मैं नॉलेज शेयर कर दूंगा तो वो बिना पढ़े मतलब उसको नॉलेज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रॉन्ग माइंडसेट होता है। जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं PYQ पढ़ता हूँ और वही चीज़ अपलोड करता हूँ। ऑब्वियसली अगर एक लोगों को भी मेरे PYQ का मेरे जो भी मैं वन शॉट डालता हूँ अगर हेल्प होता है ना, तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और इससे बड़ा नॉलेज मतलब नहीं मिल सकता। क्योंकि जब आप टॉपिक को समझाते हो ना, तो ये आपको मतलब ब्रॉड लेवल पे कॉन्शियस माइंड में आपका जाता है। तो चलिए ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, जस्ट कम ऑन द टॉपिक। रिले हम पढ़ रहे थे, तो हम बता रहे थे रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है एबनॉर्मल कंडीशन फॉल्ट को। और ये क्या करता है, इसका काम ही होता है कि सर्किट को क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब जैसे फॉल्ट आया तो ओपन किया, फिर फॉल्ट खत्म हो गया तो उसको क्लोज किया। तो हम जो रिले का यूज़ करते हैं जस्ट टू एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करने के बाद हमारा सिस्टम में जो हेल्दी पार्ट है अनहेल्दी पार्ट है उसको क्या करना, दूर करना, मतलब उसको अलग करना। तो दिस इज़ वर्किंग ऑफ आवर रिले। रिले कैसे ऑपरेट करता है, इसको हमने बहुत पीछे भी बहुत जो हमारा पावर सिस्टम था उसमें भी रिले का यूज़ हुआ है लास्ट यूनिट में, तो उसमें भी हमने समझा था। देखो यहाँ पे हम बताते हैं फिर से। ये मान चलो हमारा बस बार है जो कि इसमें लाइन है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर यूज़ किया, ठीक है। सर्किट को ब्रेक करने के लिए हमारा लाइन जा रहा है, मान चलो यहाँ पर फॉल्ट आया, यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर लगाया जो कि ये क्या क्या फॉल्ट को डिटेक्ट किया। जैसे ही इसमें फॉल्ट आया यहाँ पे मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो ये हमारा जो होगा ना, ये रॉड दिख रहा है ये नीचे आएगा, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने बैटरी लगाया है और ये फाइनली हमारा क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट है, ये इसको ट्रिप कर देगा। तो ये जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, जैसे ही फॉल्ट आया, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे बैटरी लगा, सर्किट कंप्लीट हुआ और ये हमारा हेल्दी पार्ट को अनहेल्दी पार्ट से अलग कर देते। दिस इज हाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आवर रिलेज। ओके, नाउ हम चलते हैं रिले में। रिले का वर्क क्या होता है, तो रिले का वर्क होता है पहला ट्रिप करना, किसी भी सर्किट को ट्रिप करना। दूसरा जो होता है अलार्म बजाना। जैसे मान के चलो ठीक है ट्रिप हो गया, लेकिन जो सब स्टेशन जैसे हमने बताया ना, सब स्टेशन में आप जाओगे तो आप टेक्नीशियन देखोगे। टेक्नीशियन कैसे पता चलेगा भाई कि ट्रिप हुआ है, तो उसके लिए हम अलार्म यूज़ करते हैं, बजर का यूज़ करते हैं, जो कि जैसे ही ट्रिप होगा हमारा जो टेक्नीशियन होगा, हमारा जो सब स्टेशन में बैठा होगा, उसको पता चल जाएगा कि अलार्म बज गया, तो जाके देखेगा कि कौन सा रिले मतलब हमारा ऑपरेट हुआ है। तो वो हम अलार्म का यूज़ करते हैं, रिले में ट्रिप का यूज़ करते हैं, फिर से इंटरलॉकिंग कनेक्शन का यूज़ करते हैं और देन सिंगलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान चलो टेक्नीशियन नहीं बैठा, अभी प्रेजेंट में टेक्नीशियन का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम स्काडा में सबको ऑटोमेशन कर दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली हम सिंगल अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि हाँ कौन सा हमारा सिस्टम में मतलब फॉल्ट है और कौन सा हमारा मतलब रिले ऑपरेट हुआ, और उसको हम मोबाइल के हेल्प से रिले को सेट करके, मतलब कुछ कोड वोड होता है उसको रिले को सेट करके और ऑटोमेटिकली हम फॉल्ट को डिटेक्ट करके और फॉल्ट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब फिर से डायग्नोसिस कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द रोल ऑफ आवर रिलेज। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं एक्सिलरी स्विच क्या होता है।
नाम से सहायक स्विच, एक्सिलरी स्विच इज ए स्मॉल मैकेनिकल लिंक टू द मेन ऑपरेटिंग मतलब मैकेनिज्म ऑफ सर्किट ब्रेकर। मतलब एक हम स्विच लगाते हैं, जैसे मान के चलो हमारा एक्सिलरी स्विच भी होता है, जैसे मान के चलो हम किसी भी चीज़ में बैकअप प्रोटेक्शन लगाते हैं, जैसे आप मान के चलो व्हाट्सअप ही चलाते हो, मान के चलो ऑटोमेटिक मोबाइल आपका डैमेज हो गया, तो हम एक बैकअप प्रोटेक्शन रखते हैं ना, कि मान के चलो आपने जितना भी कंटेंट शेयर किया हो, जैसे जो भी चीज़ है वो हमारा मतलब जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो डिलीट ना हो जाए, तो उसके लिए हम बैकअप यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बैकअप को यूज़ करते हैं। मान चलो अगर फॉल्ट हुआ, जैसे मान चलो ये हमारा ये 3 फेज़ का लाइन जा रहा था, अगर इसमें फॉल्ट आया तो इसके पहले जो है ना सिस्टम, इसमें फॉल्ट ना आया, तो यहाँ पे हम बैकअप प्रोटेक्शन लगाते हैं कि अगर यहाँ पे फॉल्ट आया तो अगर ये वाला लाइन मतलब डिस्टर्ब हुआ तो हम एक और लाइन लेके चलते हैं, 4 लाइन, और इससे हम कुछ मतलब ये कुछ देर के लिए या बैकअप के लिए हम इससे हम मतलब पावर को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे हम बैकअप प्रोटेक्शन कहते हैं। तो एक्सिलरी स्विच का आपने बहुत ही हमने आपको कोशिश किया कि आपको समझाएं कि एक्सिलरी स्विच एक्चुअली होता क्या है। अब जोन ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि टाइप ऑफ जोन ऑफ प्रोटेक्शन, जोन ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है? जोन ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है ये क्या होता है, एक सेक्शन होता है पावर सिस्टम का जो कि हमारा सर्वेलेंस करता है स्पेसिफिक रिले, जैसे जोन ओवरलोपिंग, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड स्कीम, जैसे कि हमारा इंक्लूड जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, फीडर, लाइन जोन, सभी जोन मतलब ये जोन बनाते हैं। और जोन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं रिले का यूज करके हम क्या करते हैं, इस जोन में हम मतलब सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं। लाइक आगे हम पाते हैं टाइप ऑफ जोन, जैसे जनरेटर जोन हो गया, ट्रांसफार्मर जोन, बस बार जोन हो गया, फीडर जोन हो गया, मोटर जोन हो गया। जैसे इसमें हम अगर जनरेटर की बात करें, जनरेटर के लिए हम कौन कौन से रिले का यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले, रिवर्स पावर रिले। ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंशियल, बुकोज रिले, बुकोज रिले तो आप पढ़े ही होंगे, बुकोज रिले हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो अगर इसमें होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बुकोज रिले जो होता है केवल और केवल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ओवर करंट रिले, बस बार के लिए हम डिफरेंशियल रिले, लीकेज रिले, जो फीडर के लिए होता है हम डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिले, फिर से मोटर के लिए जो थर्मल रिले और नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम ये यूज़ करते हैं। तो ये टाइप ऑफ प्रोटेक्शन हो गए मतलब जोन के लिए। अब हम बात करते हैं कैसे ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहला हमारा क्या होता है, जनरेटर हम यूज करते हैं किसी भी मतलब ट्रांसमिशन लाइन में। सबसे पहले हम पावर को जनरेट करते हैं, उसके बाद जनरेटर के बाद हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और आई होप जब आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो फर्स्ट, तो उसमें सबसे पहला हमारा काम होता है पावर को जनरेट करना, जनरेट करने के बाद ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद यूटिलाइज करना। तो जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट देन यूटिलाइज। तो सबसे पहले हमने पावर को जनरेट किया, उसको ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर एक प्रोटेक्टिव जोन हम बनाएंगे, यहाँ पे हम रिलीज लगाएंगे। फिर से सर्किट ब्रेकर होता है, बस बार से कनेक्ट होता है। फिर से ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन, फिर से इसमें प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, रिले यूज़ करेंगे, फिर से यहाँ पे सर्किट ब्रेकर आएगा, फिर रिले आएगा। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे लॉन्ग से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हम क्या करते हैं, रिलेज का यूज़ करते हैं। और मतलब हम सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिलायबल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसको सेफ रखने के लिए हम रिले और सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए बैकअप आ गया ना, प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन। प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन क्या समझते हैं? प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन इज द मेन प्रोटेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन टू डिटेक्ट द, मतलब इसका काम ही होता है, मेन इसका काम होता है, मेन प्रोटेक्टिव डिज़ाइन क्यों किया जाता है कि ये जो होता है डिटेक्ट करता है हमारे फॉल्ट को और आइसोलेट करने का इमीडिएटली काम करता है स्पेसिफिक जोन में। तो इट्स एक्ट्स एज अ फास्टर एंड मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और इसका काम ही होता है कि हमारा जो भी फॉल्ट आ रहा है उसको डिटेक्ट करके उसे क्या करें, आइसोलेट करें, टू क्लियर द फॉल्ट क्विकली एंड प्रिवेंट द इक्विपमेंट डैमेज फ्रॉम द, मेंटेन द स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम प्राइमरी बैकअप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, हाई सेंसिटिव होता है, कवर और डेफिनेट जोन लाइक ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड ऑपरेट ऑटोमेटिकली। दिस इज़ हाउ आवर मतलब ये प्राइमरी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा बैकअप प्रोटेक्शन आता है। बैकअप क्या होता है, बैकअप इज़ अ प्रोटेक्शन सेकेंडरी लेयर ऑफ आवर डिफेंसिव दैट ऑपरेट, मतलब बैकअप से नाम ही क्लियर है ना कि पहले मान चलो फॉल्ट हो गया, लेकिन फॉल्ट होने के बाद हमें सिस्टम को क्या करना है, और मतलब उसमें जो भी चीज़ें थी उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। लाइक कि क्लियर फॉल्ट टू डिले ड्यू टू सीटी एंड सर्किट ब्रेकर फेल्यूर। तो ये हमारा बैकअप प्रोटेक्शन हुआ है। इट्स इंश्योर रिलायबिलिटी बाई प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन पाथ। जैसे हमारा अल्टरनेटर हो गया, मोटर हो गया, तो उसमें हमारा अगर फॉल्ट हो रहा है तो उसमें हम बैकअप प्रोटेक्शन रखेंगे। मान चलो जैसा हम एग्जांपल भी बता रहे हैं, हमारा मोटर है, ठीक है, ये मोटर में फॉल्ट हुआ, तो पहला जो सबसे पहला प्राइमरी प्रोटेक्शन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन एक्टिव हुआ और ये मतलब मान चलो ये फेल हो गया हमारा मोटर को मतलब फॉल्ट से आइसोलेट करने के लिए, तो हमारा तुरंत जो बैकअप प्रोटेक्शन होगा ना वो ऑपरेट होगा और इससे हमारा क्या करेगा, मोटर को सेव कर लेगा। और इसे फॉल्ट होने से मतलब इसको मतलब जो जलने का खतरा था या जो इसका मतलब फॉल्ट का कंडीशन था उसको क्या करेगा, सेव करेगा। तो बैकअप प्रोटेक्शन का यूज़ क्या होता है, मतलब यहाँ पर लिखा गया, तो प्रोटेक्ट द सिस्टम व्हेन प्राइमरी प्रोटेक्शन डज नॉट ऑपरेट। प्राइमरी अगर ऑपरेट नहीं हुआ या प्राइमरी से हमारा
सिस्टम में जो हम फॉल्ट आया और अगर उसको डिटेक्ट करके हम उसको सही नहीं कर पाए, हमारा सेकेंडरी या बैकअप प्रोटेक्शन उस समय यूज करते हैं टू अवॉइड कोलैप्स ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन फेल्योर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारा बैकअप प्रोटेक्शन का स्लोअर होता है, ठीक है, लेकिन लेस सेंसिटिव होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन से, और ये कैन बी लोकल रिमोटली, इसका यूज हम करते हैं। तो अपने प्राइमरी प्रोटेक्शन देखा, प्राइमरी और बैकअप में यही है कि ये फास्ट होता है और ये जो स्लो होता है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑपरेट होगा, प्राइमरी ऑपरेट नहीं हुआ तो हमारा सेकेंडरी या बैकअप प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ आवर बैकअप प्रोटेक्शन इज़ यूज्ड। अब टाइप ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है बैकअप प्रोटेक्शन में, वो जो होता है लोकल बैकअप प्रोटेक्शन होता है। तो लोकल बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, अ बैकअप रिले इज़ इधर सेम सब स्टेशन पैनल एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन, मतलब ये प्राइमरी प्रोटेक्शन की तरह होता है और इसका यूज होता है हम सब स्टेशन में करते हैं। यहाँ लिखा है कि ऑपरेट द सेम सर्किट ब्रेकर और अनदर नियर बाय द प्राइमरी फेल्योर, मतलब प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी जो होता है ना बैकअप प्रोटेक्शन, उसके नियर बाई हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारा प्राइमरी फेल होता है तो इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा लोकल प्रोटेक्शन जो होता है यूज होता है। लाइक एग्जांपल के लिए a second over current relay on the same line of the primary relay, मतलब ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज होता है कि ये भी क्विक होता है और इसका डिसएडवांटेज होता है कि इफ़ द ब्रेकर इटसेल्फ फेल बोथ प्रोटेक्शन फेल, अगर हमारा प्राइमरी फेल हुआ तो ये भी फेल हो सकता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी के साथ ही इसका यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है। उसका रिमोट प्रोटेक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन। इसका यूज जो होता है हम रिमोट सब स्टेशन एंड ऑफ लाइन, मतलब मान चलो बहुत बड़ा हमारा ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें अगर हम कोई बैकअप प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहते हैं बहुत दूरी पे, तो वो रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन आता है। इसका एडवांटेज होता है कि ये लोकल मतलब जो होता है ना ब्रेकर, उस अगर वो फेल हो जाता है तो ये हमारा जो होता है रिमोट हमारा जो बैकअप प्रोटेक्शन होता है उसका यूज करते हैं। ओके, ये हमारा ऑपरेट होगा। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मान चलिए ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फॉल्ट आया, ठीक है। प्राइमरी प्रोटेक्शन हम जो प्राइमरी रिले है वो ऑपरेट हुआ, नहीं ऑपरेट हो पाया तो हमारा बैकअप हुआ, बैकअप नहीं हुआ तो उसमें हम बैकअप में सबसे पहले प्राइमरी आया, बैकअप में पहले सबसे पहले लोकल आया, बैकअप में सबसे पहले हमारा लोकल आया, लोकल बैकअप प्रोटेक्शन। अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ तो हमारा लास्ट में सबसे लास्ट में हमारा रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हम कोई बस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 बसेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4, हमारा फॉल्ट यहाँ पे हुआ। सबसे पहले तो इसको ऑपरेट करना चाहिए जिसके पास में है, ये नहीं हुआ, इसके बाद ये होगा, ये नहीं हुआ, ये होगा, सबसे लास्ट में ये होगा। तो पहले प्राइमरी, उसका लोकल, उसके जितना दूर है तो वो दूर वाला भी होगा, लेकिन उसका टाइम जो होता है हम स्लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड अदर, ठीक है। तो नाउ हम बात करते हैं टाइप ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन, हमने बात किया। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया ना ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है रिले सर्किट ब्रेकर, पर इस जो होता है ये हमारा मतलब प्राइमरी फर्स्टली ऑपरेट होता है, देन हमारा बैकअप के लिए हम सेम एज इट इज़ यूज करते हैं, जो कि अगर प्राइमरी ऑपरेट नहीं हो पाया तो हमारा सेकेंडरी ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिटी ऑफ आवर प्रोटेक्शन। हमारा जो इसेंशियल क्वालिटी क्या होना चाहिए प्रोटेक्शन का, रिलायबल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेट करेक्टली होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए कि हम जो भी इक्विपमेंट, ये देखिए मतलब दिया हुआ है, अगर मैं इसको पढ़ने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक कंसेप्ट का क्लियरिटी हो। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो आपका एसेंशियल क्वालिटी क्या होना चाहिए अपने, मतलब ये एग्जाम में आता है कि एसेंशियल क्वालिटी क्या होना चाहिए प्रोटेक्टर मशीन का, तो रिलायबल होना चाहिए। हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ना वो रिलायबल हो, उस पर हम भरोसा करते हैं। रिले मस्ट भी ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, जब भी फॉल्टेज है तो मतलब वो ट्रिप हो तो रिलायबल होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए कि जो भी हम यूज कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल में दिया कि लाइन रिले शुड बी ट्रिप ओनली व्हेन ओन सर्किट ब्रेकर मतलब फॉल्ट है तभी वो मतलब सेलेक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टिव यहाँ पे हमने लिखा है कि सेलेक्टिव का मतलब डिफिनेशन का सिस्टम शुड बी आइसोलेट ओनली द फॉल्टी पार्ट, ना कि सभी को, मतलब जैसे मतलब फॉल्ट अगर हमारा आर फेज़ में हुआ तो आर ही फेज़ को केवल और केवल मतलब वो डिटेक्ट करें, और इसको ही हमारे सिस्टम से अनहेल्दी पार्ट जो हैं, मतलब जैसे अनहेल्दी पार्ट हो गया इसमें फॉल्ट है, जो हेल्दी पार्ट है उसको मतलब ये क्या करें हमारे सिस्टम से आइसोलेट ना करें। ये हमारा सेलेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसको सेंसिटिव होना चाहिए कि हमारा तुरंत सेंसिटिव होना चाहिए, अगर फॉल्ट है तुरंत सेंस करे, और हमारा जैसे कोई भी फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तुरंत हमारा रिले ऑपरेट करे। उसके बाद स्पीड होना चाहिए, ऑब्वियसली भाई हम रिले का यही करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि सेलेक्टिव होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। जैसे ही फॉल्ट आया एट द सेम टाइम, जैसे ही मान चलो हमने ओवर करंट रिले यूज किया, ओवर करंट, और इसका हमने एम्पियर बताया 5 एम्पियर हमने सेट किया, 5 एम्पियर से जैसे ही अधिक हुआ तुरंत हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो। दिस इज़ द थिंग विच वी वांट कि हमारा सर्किट ब्रेकर हो, रिले हो, तो उसका सबसे पहला जो होना चाहिए
वो इसेंशियल क्वालिटी क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, एंड लास्ट सिंपल होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए ना कि बहुत बड़ा हो जाए, बहुत कम्प्लेक्स हो जाए कि घर में हम लगाएं और पूरा एरिया कवर कर ले। इकोनॉमिक कॉस्ट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग विच वी रियली नीड अ क्वालिटी ऑफ आवर प्रोटेक्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है एडवोकेट होना चाहिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेंटेलेबिलिटी होना चाहिए कि मतलब एक बार अगर ख़राब भी हो तो उसको मतलब मेंटेनेंस बहुत ईजिली कर सकें। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी कह सकते हैं होता है। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम। तो हमारा देखिए जो रिले होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा सबसे पहला होता है ओवर करेंट प्रोटेक्शन। जब भी हमारा करंट जो एक्सीड लिमिट हम लगाते हैं, जैसे 5 एम्पीयर बार हम उससे अधिक वक्त हमारा जो रिले है वो ऑपरेट हो, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा ओवर करंट रिले। उसके बाद ओवर करंट में आता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट, डेफिनिट होता है और इन्वर्स होता है। इसको भी आप पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, देखो ओवर करंट रिले में भी 3 टाइप के ओवर करंट रिले होता है। पहले इंस्टेंटेनियस, जैसे ही करंट 5 एम्पीयर से अधिक हुआ तुरंत ऑपरेट हो गया। ये डेफिनिट टाइम, एक टाइम के मान के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। देखो ये भी एग्जांपल ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्लोमा ही बता रहा हूँ मैं। बीटेक में मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान के लिए हमारा मोटर है, ठीक है, हमने मोटर को स्टार्ट करते हैं नो कि 4 से 5% हमारा जो करंट जो होता है ज़्यादा ड्रा करता है ना, एट स्टार्टिंग टाइम। आप पढ़े होंगे जो इंडक्शन मोटर होता है। तो हमारा क्या होगा कि सबसे पहले अगर इंस्टेंटेनियस यहाँ पर हम रिले ओवर करंट लगा देंगे तुरंत ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जस्ट जब स्टार्ट करते हैं मोटर तो 5 से 10 मतलब कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हो 5 से 10 सेकंड के लिए करंट जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब 5 से 10 गुना ज़्यादा हमारा करंट जो होता है, जो रेटेड होता है उससे ज़्यादा ये क्या करता है, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, मतलब क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स क्रिएट करने के लिए ये ड्रा करता है। तो अगर ये हम इंस्टेंटेनियस इसमें ओवर करंट रिले को यूज़ किया तो ट्रिप हो जाएगा और मोटर कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक डेफिनिट टाइम ओवर करंट रिले को यूज़ करते हैं कि डेफिनिट टाइम बना देते हैं कि 10 सेकंड तक अगर इसमें करंट 5 एम्पीयर फ्लो हुआ तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, टाइमर का यूज़ करेंगे। और जैसे ही 10 सेकंड बाद हमारा करंट 5 एम्पीयर से अधिक हुआ तब जाके हमारा ऑपरेट होगा। तो ये हमारा डेफिनिट टाइम करंट ओवर रिले हो गया। इनवर्स डेफिनिट मतलब टाइम ओवर करंट रिले भी होता है। और इसका यूज को हम कहाँ करते हैं, फीडर में यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं, मोटर्स में यूज़ करते हैं। आई होप मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आई एम हेयर, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, आई एम ऑलवेज feel free to just share the your मतलब whatever the doubt you have you can share, and if I have time I am sure going to reply you. Okay, so now हम बात करते हैं अर्थ फॉल्ट क्या होता है। अर्थ फॉल्ट को हम ग्राउंड फॉल्ट या प्रोटेक्शन के नाम जानते हैं। जैसे इसका काम होता है कि हमारा जो भी फेल्यूर होता है, अर्थ फॉल्ट आता है या कोई भी ऐसा फॉल्ट होता है जो कि ड्यू टू, जैसे हमारा 3 लाइन जा रहा है R/B, इसमें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, लाइन से हमारा जो एक तार टूट के ग्राउंड पे आ गया तो इसे हम अर्थ फॉल्ट कहेंगे। तो अर्थ फॉल्ट का भी यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, जनरेटर में यूज़ करते हैं, फीडर में यूज़ करते हैं अर्थ फॉल्ट का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव स्कीम। लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का हम यूज़ ट्रांसफार्मर में, जनरेटर। जैसे मान चलो एग्जांपल के लिए हमारा सब स्टेशन एक ए है और एक बी है, इनके बीच में लाइन हम क्या कर रहे हैं, इरेक्ट किए और इसके बीच में हमारा पावर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट आया। ठीक है, तो ये सब स्टेशन ए से और सब स्टेशन बी जो है कंपेरिजन करेगा। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे 5 एम्पियर होगा तो कोई फॉल्ट नहीं, बीच में कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन अगर मान चलो सब स्टेशन बी पे 20 एम्पियर हो गया तो हमारा इसमें 5 ही है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब सब स्टेशन बी के पास में फॉल्ट है। ये कंपेरिजन करता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का काम ही होता है कंपेरिजन करके हमारे जो अनहेल्दी पार्ट या हेल्दी पार्ट है उसको अलग करना। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार में यूज़ करते हैं। उसका डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले का भी यूज़ वही होता है, कंपेरिजन करता है। मतलब इम्पीडेंस Z = V/I, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है उसे कंपेयर करता है। और डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले का हम यूज़ जो होता है मेनली हम जो ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। उसका डायरेक्शनल प्रोटेक्शन रिले आता है। डायरेक्शनल प्रोटेक्शन रिले का यूज़ जो होता है पैरेलल फीडर में करते हैं। इंटरकनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा ये जो होता है डायरेक्शनल प्रोटेक्शन रिलेज का। देन हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आवर प्रोटेक्शन स्कीम। जब हमारे क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। देखो अंडर या ओवर वोल्टेज मतलब जैसा हमारा मोटर है, मोटर में ओवर वोल्टेज भी फॉल्ट होता है, अंडर वोल्टेज भी। कभी कभी हमारा जैसे मान चलो हम लोड लगाएं, जैसे हमारा मोटर है, हम बहुत ज़्यादा लोड लगा दिए तो ये ओवर करंट ड्रा करने लगेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली हम लोड हटा दिए तो ये अंडर वोल्टेज भी मतलब ऑपरेट होने लगेगा। तो ये दोनों इसके लिए हानिकारक है। इसलिए हम प्रोटेक्शन स्कीम में ओवर करंट रिले और मतलब अंडर करंट रिले या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। साथ में जो होता है रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का हम यूज़ सिंक्रोनस
मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जेई में जेई जब एसएससी जेई होगा ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गेट में भले ना पूछे जाते हों, लेकिन हाँ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था पीवाईक्यू, ये पूछा गया है आपका कि अल्टरनेटर या मतलब ये जो रिवर्स पावर मतलब प्रोटेक्शन है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ हम मतलब मोटर और जनरेटर को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो मोटर जो होता है, मोटर में हमारा बैक ईएमएफ होगा, और बैक ईएमएफ जब होगा तो बैक ईएमएफ से हमारे मान चलो हमने सप्लाई दिया इस डायरेक्शन में, लेकिन बैक ईएमएफ से हमारा क्या होगा, जो करंट होगा वो जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारा रिवर्स प्रोटेक्शन भी यूज़ करते हैं कि मान चलो हमारा ज़्यादा रिवर्स में अगर फ्लो होने लगा और हमने डिज़ाइन किया है किसी भी मशीन को मतलब रिवर्स के लिए नहीं, अगर जिस डायरेक्शन में यूज़ किया, अगर उस डायरेक्शन से अपोजिट ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा तो हमारा जो डिवाइस होगा वो बर्न हो जाएगा। तो इसके लिए हम रिवर्स प्रोटेक्शन स्कीम का यूज़ करते हैं, और ये अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में इसका यूज़ करते हैं, हमारा रिवर्स प्रोटेक्शन स्कीम, रिवर्स प्रोटेक्शन मतलब रिवर्स पावर प्रोटेक्शन का इसका यूज़ करते हैं टू मेक श्योर देयर इज़ नो फॉल्ट occur इन आवर मतलब जो मोटर एंड जनरेटर है, इन अल्टरनेटर ऑनली। हम यहाँ डीसी मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस 3 फेज़ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, देखिए फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान चलिए हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पावर को एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है चेंज हो जाए कहीं, मतलब बीच में आप जानते होंगे देयर आर फेरेंटी इफेक्ट, देयर आर सो मेनी इफेक्टेड, सो मेनी लॉसेज इज कमिंग ऑफ कोरोना एंड देयर आर सो मेनी लॉसेज, ठीक है। तो जो भी हम प्रोटेक्शन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब ट्रांसमिशन लाइन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, हम छोटे से चीज़ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो इसके लिए फ्रीक्वेंसी करंट मतलब फ्रीक्वेंसी एक रिले होता है उसका भी यूज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना हमारा जनरेटर या किसी भी चीज़ को मतलब सेफली प्रोटेक्ट करे। जैसे मान चलो फ्रीक्वेंसी का आप जानते होंगे कि हम 3 से 4% जो होता है इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं कि 3 से 4, जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर 2% बढ़ भी गया, 52 हो गया, 48 हो गया, तो इसको हम सेफली मान लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कम होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो जो होता है उसका परफॉर्मेंस होगा बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन स्कीम हो गया। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम पढ़ेंगे। सबसे मतलब वही पढ़ रहे हैं जिसमें थर्मल प्रोटेक्शन हो गया, पायलट प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन क्या हो गया, जैसे हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर मोटर अल्टरनेटर में। जैसे मान चलो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जानते हो कि ट्रांसफार्मर जो 24/7 मतलब बहुत से ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं जो सिटी एरिया में होते हैं, या जो आइडियल कंडीशन या जो मतलब सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली भाई इसमें लोड हम यूज़ करेंगे तो इसमें आयल होता है या वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग गर्म होगा, गर्म होने के कारण हमारा हो सकता है ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा वाइंडिंग गर्म हो गया, फॉल्टी कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो उसके लिए हम थर्मल प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन स्कीम का क्या यूज़ होता है कि हमारा जब भी हमारा ट्रांसफार्मर हम टेम्परेचर सेट करते हैं, मान चलो हमारा 50 डिग्री हम सेट कर दिए कि हमारा अगर टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर का 50 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो हमारा थर्मल रिले जो होगा ऑपरेट हो जाएगा, हमारे ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई जा रहा है उसको रिमूव कर देगा और कुछ देर के लिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होगा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा थर्मल रिले का यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पायलट प्रोटेक्शन। इसका भी यूज़ हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव होता है, इसके बीच में जो इंड टू इंड होता है, जैसे यहाँ से यहाँ हमारा मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, इसके बीच में हम पायलट वायर का यूज़ करते हैं। जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे तो हमारा जैसे यहाँ पर हम बता ही दे रहे हैं, देखो हम यहाँ एक सिटी यूज करते हैं, जैसे हमारा ये एक सब स्टेशन हो गया, यहाँ एक सिटी, तो इन सिटी के बीच में बहुत लंबा मान लो 500 किलोमीटर, यहाँ पे 500 किलोमीटर है, इनके बीच में एक सब स्टेशन ए पे हमने सिटी लगाया और एक बी पे लगाया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एक पतला सा बहुत पतला सा वायर लेते हैं जिसको हम पायलट वायर प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ तो ये हमारा डिटेक्ट करेगा, मान लो यहाँ फॉल्ट हुआ तो ये हमारा डिटेक्ट किया कि फॉल्ट हुआ, सर्किट ब्रेकर है या मतलब मान लो सब स्टेशन है, और ये हमारा कम्युनिकेशन भेजेगा पायलट वायर के थ्रू, और ये दोनों कंपेरिजन विद द हेल्प ऑफ पायलट वायर करेंगे। पायलट वायर भी प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक एंड रीक्लोजिंग। ऑटोमेटिक एंड रीक्लोजिंग क्या होता है? ऑटोमेटिक रीक्लोजिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई सर्किट ब्रेकर है और ये ऑपरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो, ऑटोमेटिकली रीक्लोज हो। जैसे आप सर्किट ब्रेकर पढ़ोगे, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, मतलब ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है, देन वाई थोड़ा सा हमें याद है। तो ये सब सर्किट ब्रेकर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फॉल्ट है, फॉल्ट को मतलब जब भी फॉल्ट होता है कोई भी सिस्टम में 2 वायर है, इनके बीच में फॉल्ट हुआ तो ऑब्वियसली आर्क डेवलप होगा, और आर्क जो होगा, आर्क अगर डेवलप हुआ और आर्क को हमने क्विंच नहीं किया, अगर बुझाया नहीं, तो ये फॉल्ट जो होगा एक बहुत ही ब्रॉड लेवल में मतलब फॉल्ट हो जाएगा और हमारा हो सकता है आग लग जाए और हमारा
कहीं पे भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। उसको सेव करने के लिए हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। उसका मेन ही काम होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा अगर फॉल्ट हुआ तो मतलब ऑटोमेटिकली रीक्लोज कर देना या ऑटोमेटिकली ओपन कर देना हमारा सर्किट ब्रेकर को। वाइट नीज द मोस्ट ट्रांसमिशन लाइन टू फॉल्ट लाइक टेम्प्रोरी ओनली फ्यू साइकिल। उसको फ्यू साइकिल के लिए क्या करना, जैसे मैंने बताया ना, ट्रांसफार्मर ही है। ट्रांसफार्मर में हम थर्मल रिले का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मान चलो हमारा अगर यूज़ नहीं किए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद जल गया तो उससे हमारा लॉसेज होगा। लॉसेज को कम करने के लिए अब हमारा फॉल्ट ना हो उसके लिए हम थर्मल रिले का यूज़ करते हैं। जैसे मान चलो हमने एक लिमिट सेट किया कि 50 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो एक्सीड होगा हमारा टेम्परेचर, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो जो होगा इसमें जो हमने थर्मल रिले यूज़ किया है वो ऑपरेट हो जाएगा। और ऑपरेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमने किया कि 5 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद फिर से ऑटोमेटिकली रीक्लोज हो जाएगा और हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये ऑन हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर मान चलो 5 मिनट हमने बंद किया ट्रांसफार्मर को रनिंग कंडीशन, तो हो सकता है कि जो 50 डिग्री था वो 35 डिग्री पे आ जाए। भाई रेडिएटर यूज़ करते हैं, देयर आर सो मेनी कूलिंग यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है हो सकता है 50 से तुरंत घट के अगर 1 घंटा तक हमने बंद कर दिया तो 20 डिग्री आ जाए टेम्परेचर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को सेफली हम क्या करते हैं, रिले का यूज़ करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिक्लोजिंग। लाइक आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोजिंग, मल्टी शॉट मतलब ये सिंगल ही एक ही बार में रिक्लोज कर लेगा, ठीक है। ये हमारा जो होता है मल्टी स्लॉट मतलब मल्टी टाइम में इसको हमारा धीरे धीरे स्लॉट करके और ऑटो रिक्लोज करेगा। उसके बाद वेरियस रिक्लोजिंग जैसे हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजिंग होता है, डिले ऑटो मतलब रिक्लोज होता है। जैसे मैंने बताया कि हाई स्पीड का भी यूज होता है, डिले का भी यूज होता है। डिले का अगर यूज़ नहीं किया, जैसे मैंने बताया ना, ये हमारा मोटर है, ठीक है, और मोटर में स्टार्टिंग में हमारा करंट जो होता है 5 से 6 गुना ज़्यादा ड्रा करता है। तो अगर हमने उसमें हाई स्पीड रिले का यूज़ किया तो ये कभी मोटर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 5 से 10 सेकंड चाहिए कि ये 5 से 10 सेकंड तक 5 से 10 एम्पियर हमारा करंट ज़्यादा जो भी रेटिंग होगा उससे ज़्यादा हमारा स्टार्टिंग में जो होगा ये ड्रॉ करेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मान चलो हमने मोटर को यूज़ किया और वो स्टार्टिंग से लेकर और 5 मिनट तक 5 एम्पियर से अगर रेटिंग है और 10 एम्पियर तक ड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें फॉल्ट है। उस समय हमारा डिले जो हमने डिले वाला जो हमने रिले यूज़ किया है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरियस, अब बात ही कर रहे थे जैसे 3 फेज़ ऑटो रिक्लोजिंग, सिंगल फेज़ ऑटो रिक्लोजिंग। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिक्लोजिंग ही बात कर रहे हैं यार कितना है, बेस्ड ऑन द स्पीड डिले मतलब ऑटो रिक्लोजिंग DAR के नाम जानते हैं, ठीक है। जैसे ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशन लाइक सिंगल शॉट रिक्लोजिंग हमने बताया, मल्टी शॉट रिक्लोजिंग। तो ये मतलब वेरियस टाइप ऑफ रिक्लोजिंग है, किस तरह से हमने अपने सिस्टम को रिक्लोज करना है, तो ये हमारे इसमें आते हैं। लाइक बेस्ड ऑन द फेज रिक्लोजिंग, सिंगल 3 फेज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर। देखिए करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया है, ये तो आपने जब EMI पढ़ रहे होंगे, जब आप EMI पढ़ रहे होंगे मीन्स इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जब थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो ये आप पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने बहुत ही अच्छे से सर्किट ब्रेकर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT पढ़ा होगा, ठीक है, CT या PT पढ़ा होगा। तो यहाँ पर CT PT फिर से मैं समझाऊँ, इट्स नॉट गुड थिंग, बट हाँ एक बार मैं आपको ओवर थ्रू कर देता हूँ कि CT क्या होता है। तो CT क्या होता है, CT इज फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर एंड दिस इज एसेंशियल कंपोनेंट इन अ पावर सिस्टम टू प्रोटेक्ट द स्टेप डाउन। मतलब इसका काम क्या होता है, ये बहुत ही हाई लेवल का करंट को क्या करता है, मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे लो लेवल का करंट हमें मेज़र करना है तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर जो होता है वो लो लेवल जैसे 0 से 5 एम्पियर तक करंट एटलीस्ट मेज़र कर सकता है। लेकिन अगर हमें मांग चलो 100 एम्पियर करंट मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, CT का यूज़ करते हैं। और CT क्या होता है, CT करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो कि हमारा जैसे प्राइमरी मतलब जैसे हमारा ये मांग चलो इसमें ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम CT का यूज़ करते हैं। जैसे प्राइमरी में हमारा कम वाइंडिंग होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग कर लेंगे, कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा बनाएंगे। तो अगर ज़्यादा टर्न रेशियो है तो इन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, और हमारा करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा। तो करंट को हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं कि रेशियो में डिवाइड करने के बाद और इसमें हम ज़्यादा वाइंडिंग लगाएंगे तो इसमें हमारा वोल्टेज जो होगा ज़्यादा मतलब इंड्यूस होगा, करंट कम होगा। और यहाँ से हमने फिर से ये मीटर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एमीटर का यूज़ करके हम करंट को मेज़र कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मतलब मेज़र कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ओनली। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, हाउ इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फराडे। फराडे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इस पर ये वर्क करता है। जैसे हमने बताया ना कि हमारा प्राइम लाइन जो है, ये लाइन है, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी में तो करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी में हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न बढ़ा लिए, इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा,
और ये जो होता है प्राइमरी से इसमें सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा और हमारा यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यूज़ करके इसका हम करंट मेज़र कर लेंगे। तो इट्स वर्क ऑन द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो जेई लेवल का एग्ज़ाम है बहुत ही इसलिए पूछ सकता है करंट ट्रांसफार्मर जो होता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग इट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। वही हमने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में फ्लो होता है, उससे हमारा सेकेंडरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और हमारा ये करंट जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ये क्या करेगा, ये जो होगा मेज़र कर लेगा। तो दिस इज़ द हाउ आवर सिटी वर्क्स, करंट ट्रांसफार्मर वर्क। उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब बहुत ही छोटा हमने कंटेंट दिया है। आप क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं आ रहा है, मान के चलो फाइनल ईयर में ऐसा होता है कि बहुत से लोग एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो करंट ट्रांसफार्मर एक लाइन बनाना, मतलब फिगर इंपॉर्टेंट होता है, तो एक लाइन बनाना और इसमें एक बहुत ज़्यादा ऐसे बना देना टर्न, और ये लिख देना कि प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी टर्न है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक और एमीटर लगा देना। एमीटर जो होता है सीरीज़ में लगता है, पैरेलल नहीं, भूल के भी, मतलब एमीटर जो होता है पैरेलल में लगता है। एमीटर सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज़ में इसका कनेक्ट करना, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना, और यहाँ पे दिखा देना कि हमारा सिटी है और बता देना कि सिटी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है और इसका यूज होता है हम हाई करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस इतना ये चीज़ आप यूज़ कर लोगे। और सिटी का अगर थोड़ा सा आपको बहुत चीज़ होते हैं, जैसा आप PMI में पढ़े होंगे, सिटी का टर्न रेशियो होता है, फिर से फेज़ रेशियो होता है, बर्डन होता है, देयर आर सो मेनी थिंग। उतना आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, केवल सिटी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों करते हैं, जो कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर के सिमिलर होता है। इसका जो मतलब हम यूज़ करते हैं, इसका यूज होता है हम वोल्टेज को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो वोल्टेज को कैसे मेज़र करेंगे, देखो हमारा ये प्राइमरी लाइन है, ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ़ टर्न जो होगा सेकेंडरी में बहुत कम रखेंगे, तो नंबर ऑफ़ वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज कम इसमें इंड्यूस होगा। और पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्टेज मेज़र कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ टिपिकली जो हमारा मतलब जो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो लेबोरेटरी या जो हमारा सिटी नहीं होता है, जो मतलब आइडियल वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर होता है, वो केवल और केवल 220 या मान के चलो 400 वोल्ट तक करंट मेजर कर रहा है। तो ये किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट में भी हमारा क्या कर सकता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी गो थ्रू द पोटेंशियल एंड करंट ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम एज इट इज़ है कि हमारा ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। हमने बताया ना कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो आपने पढ़ा होगा Vp/Vs, मतलब प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है प्राइमरी टर्न अपन सेकेंडरी टर्न के बराबर होता है। तो इस तरह से इस टर्न रेशियो का अगर हम वैल्यू जानते हैं, जैसे टर्न रेशियो जानते हैं प्राइमरी का सेकेंडरी का, प्राइमरी का अगर वोल्टेज पता होगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज पता कर लेंगे। दिस इज़ हाउ वी गो थ्रू द आवर मतलब वर्किंग कैसे होता है और करंट और वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं हमने बताया। उसके बाद ये सम SUMMATM समेशन ट्रांसफार्मर है। अब ये देखिए कभी पूछा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर देते हैं कि समेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज यूज प्राइमरली इन पावर सिस्टम टू सम द आउटपुट ऑफ मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर, मतलब मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर का सम करके जो हम आउटपुट लेते हैं, कंबाइन मल्टीपल इनपुट करंट इनटू सिंगल आउटपुट। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, बहुत ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर, मतलब सीरीज़ में एक करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया, दूसरा करंट ट्रांसफार्मर C2 यहाँ यूज करिए, C3 यहाँ लिख रहा है। समीशन ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज यूज इन प्राइमरी पावर सिस्टम और सम द आउटपुट ऑफ मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर। मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर के सम को यूज़ करके एक सिंगल हमको मतलब आउटपुट दे, उसे हम क्या कहते हैं, समीशन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है सेम एज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है, लाइक ट्रांसफार्मर, बस इसका काम होता है नाम से क्लियर है, समीशन, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर सीरीज़ में कनेक्ट है, CT1 CT2 CT3 करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ मैं क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत जो सिटी होते हैं, CT1 CT2 सभी के जो करंट होते हैं उनको सम करके, मतलब मल्टीपल सिटी के आउटपुट को सम करके एक सिंगल आउटपुट में हमें करंट दे, उसे हम समेशन ट्रांसफार्मर का मतलब नाम से जानते हैं। समेशन ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के CT1 CT2 CT3 तीनों का एक सिंगल हमारा या इसको इंटरकरेंट के और आउटपुट में हमें समेशन आउटपुट मिल गया। तीनों का मतलब करंट क्या है सम करके हमने देखा, इसको हम समेशन मतलब ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं, एनर्जी मीटरिंग में यूज़ करते हैं, एंड कम्बिनेशन फेज़ मतलब कंबाइन करते हैं, फेज़ को कंबाइन करने के लिए सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करना है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा समेशन क्या बोलते हैं, समेशन ट्रांसफार्मर्स का हुआ। इसका
एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवांटेज समेशन ट्रांसफार्मर का ये है कि ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का हम मतलब यूज़ नहीं करते हैं, एंड सिंप्लीफाई आवर सिस्टम एज वेल एज ये आइडियल एप्लीकेशन लाइक बस बार या बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फेज़ सीक्वेंस या करंट सीक्वेंस नेटवर्क। तो फेज़ सीक्वेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा यार पावर सिस्टम में। जो फेज़ सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव फेज़ सीक्वेंस होता है, नेगेटिव होता है, जीरो फेज़ सीक्वेंस होता है। पॉजिटिव फेज़ सीक्वेंस क्या होता है? जैसे मान चलो हम आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जैसे हमारा आर ये हो गया, बी फेज़ हो गया, और ये आर वाई, और ये देखिए आर है, वाई है और बी है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस क्या हो गया? हमारा ओरिजिनल फेज़ सीक्वेंस है, सेम एज इट इज़। इसका भी फेज़ और मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, आर वाई बी दोनों सेम हो, तो ये हमारा मतलब पॉजिटिव फेज़ सीक्वेंस। लेकिन नेगेटिव क्या होता है? आर तो हमारा सेम हो, जैसे देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ये हमारा ओरिजिनल, एक मिनट बता रहा हूँ, आर वाई बी, ठीक है, ये हमारा आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। ये जब हम भी सेमेस्टर पढ़ रहे थे मेरे को क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ, जब मैं वन शॉट गेट का पढ़ रहा था, तब जाके कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हुई। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस क्या होता है? जैसे फेज़ और मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ये फेज़ है आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़, ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है। अब पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस का भी फेज़ सेम होगा, आर वाई बी, आर यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई, और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा। नेगेटिव क्या होगा? आर तो हमारा सेम होगा, लेकिन बी जो होगा ना, यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज चल रहा है, तो ये हमारा क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक वाइज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे वाई, यहाँ पे बी हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस होगा। जीरो सीक्वेंस का कोई सीक्वेंस ही ना हो, आर वाई बी, इनके बीच में कोई एंगल ही ना हो, तो ये हमारा जीरो सीक्वेंस हो गया। यहाँ से पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सीक्वेंस हमने बताया और सब कुछ बताया। दैट इज़ मतलब यही आपका लास्ट टॉपिक था। एंड फाइनली जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसको हमने 55 मिनट में पूरा कवर किया। और सच में बताऊं, मैं पहली बार इस यूनिट को पढ़ रहा हूं, एंड पहली बार में इतना अच्छे लेवल का कंसेप्ट दिया, जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्लोमा लेवल। अगर शायद मैं डिप्लोमा नहीं पढ़ा होता तो शायद ये मेरे लिए बहुत टफ हो जाता कि मैं पहली बार में इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग से आपको ये जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, इसका वन शॉट में बना पाता। तो ज़िंदगी में आप मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही, आज नहीं कल मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड अप करता हूँ। एंड प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इन योर कॉलेज ग्रुप। थैंक यू।